हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक बारी आप मेरा साथ देना, जो अभी तक चैप्टर में हो चुका है एक बारी हम रिवाइज करते हैं और फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आप सब मेरा बस साथ देना, ठीक है? स्टार्ट करें कहानी को। चलो बेटा, हम सब ने ना एक पेपर स्टार्ट करा है। पेपर नंबर कौन सा? आवाज में दम नहीं है। पेपर नंबर कौन सा? जिसका नाम क्या है? आवाज में दम नहीं, जिसका नाम क्या है? बेटा ये अपने आप में 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ठीक है ना? तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं ऑडिटिंग क्या है, तो ऑडिटिंग की डेफिनेशन सारे बच्चे बोलना स्टार्ट करेंगे। ऑडिटिंग इज एन एनी ओपिनियन, ठीक है, मेरा अच्छा था ना? एनी ओपिनियन देयर ओन। चलो अच्छा, हम किसी भी एग्जामिनेशन को इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कब कहते हैं? जब कौन? जब ऑडिट करने वाला पर्सन कैसा सा हो? यानी इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन पर कई बार एमसीक्यू पूछा गया। इंडिपेंडेंस implies that auditor's judgment shall not be subordinate to the wishes or direction of, समझ आ रहा है आपको? और ऑडिटर शुड नॉट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर पर्सन, और ऑडिटर शुड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? अच्छा, फिर बताओ इंडिपेंडेंसी रिक्वायर्ड ड्यू टू एसए नंबर 200, वेरी गुड। तो ऑडिटिंग एक क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो सवाल उठता है, व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? द इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज, एंड द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नोन एज, या when financial information put into the it becomes, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कितने तरह की होती है? पास्ट की बातें करूं तो, फ्यूचर की करूं तो, बातें समझ आ रही है? पास्ट की बातें करूं तो हिस्टोरिकल, और फ्यूचर की बातें करूं तो प्रोस्पेक्टिव। और ऑडिट हमेशा किसका होता है? आज की क्लास में ये बातें काम भी आएंगी, आज की क्लास में ये बातें काम भी आएंगी। एक बार बोलो, ऑडिट हमेशा किसका होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है, ठीक है ना? अब आगे बात करते हैं। एंटिटी, हमने बोला यार हर तरह की एंटिटी का ऑडिट होगा, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या लॉस मेकिंग, चाहे वो क्या है, एनपीओ या फिर पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ भी हो, तुम्हें ऑडिट तो। और ओपिनियन ऑडिटर क्या देता है? एट द एंड ऑफ ऑडिट ऑडिटर क्या देता है? ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको? ऑडिट की डेफिनेशन याद आ गई। अब ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का। ऑडिटर कैसे इंश्योर होता है? बोला पड़ेगा, ऑडिटर कैसे इंश्योर होता है? किन बातों को लेकर इंश्योर होता है? कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड, ऑडिटर कैसे इंश्योर होता है? जब ऑडिटर ये सब चीजें देख लेता है। क्या सब चीजें देख लेता है? कि जर्नल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर क्या हुई है, और जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर ही क्या बनी है, और कोई भी अनरिकॉर्डेड, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है एकदम क्लियर है। हाँ, अब थोड़ा लगा ना। और अमाउंट प्रॉपरली क्या करे गए हैं, एज पर। और लास्ट बात, जो बैलेंस शीट और P&L में दिखाया जा रहा है एक्चुअल में वो ही ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है। यानी एसपीएल और बैलेंस शीट क्या दे रहे हैं, ट्रू एंड। फिर मैंने आपको बताया था ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है, तो डिपेंड करता है कंपनी के केस में, आवाज बता हमने, कंपनीज के केस में इन द
और गवर्नमेंट कंपनी के केस में, और पार्टनरशिप फर्म के केस में, और इन सम सिचुएशन अंडर इनकम टैक्स लॉ कौन? समझ आ गई बेटा बात आपको? फिर अगला सवाल है किसको रिपोर्ट सबमिट करनी है, किसको रिपोर्ट बताओ? कंपनी के केस में ऑडिटर किसको सबमिट करेगा? शेयर होल्डर्स कह लो, मेंबर्स कह लो, और पार्टनरशिप फर्म के केस में। समझ आ गया आपको? फिर मैंने इसके बाद आपको ऑडिट क्यों करवाना चाहिए उसके बेनिफिट्स पढ़वाए थे। बताओ बेटा ऑडिट क्यों करवाना चाहिए, मैंने आपको उसके बेनिफिट्स पढ़ाए थे। मेरा आपसे एक सवाल है, हम ऑडिट के कुछ फायदे हैं इसलिए तो हम करवा रहे हैं। क्या क्या फायदे हैं? इट प्रोवाइड सेफगार्ड टू द पर्सन, टू द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन हु आर नॉट इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। आप जो डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं है फिर भी आप सेफ फील करते हैं ड्यू टू ऑडिट। और दूसरा इट एक्ट एज अ मॉरल चेक, इट एक्ट एज अ ऑन द एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग। अच्छा थर्ड आपने क्या बोला था? इट इज एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है इसको। और भी कौन एक्सेप्ट कर लेते हैं बताओ? लैंडर्स, बैंक्स वगैरह भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इससे हमें फ्रॉड एंड एरर डिटेक्ट हो जाते हैं। और लास्ट हमें इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिशिएंसीज भी पता चल जाती है। क्या आपको बातें समझ आ रही है? और लास्ट इससे क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी हो जाती है? हाई, यानी उच्च ने गलत तेरे यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया, ठीक है ना। अच्छा फिर हमने इसके बाद बेनिफिट्स पढ़ने के बाद कुछ ज्ञान की बात, चलो ज्ञान की बातें पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात इंटरनल कंट्रोल्स, आपको बोलना पड़ेगा सबसे पहली बात। इंटरनल कंट्रोल्स आर द प्रोसेसेस विच आर डिम मतलब डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट, अदर पर्सोनल। समझ आ रहा है आपको? किस लिए? टू प्रोवाइड द अबाउट द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लाइक, कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? 4। पहला रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दूसरा इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस, तीसरा और फोर्थ। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? पक्का वाला? अच्छा अगली बात अगर मैं बात करूं, टीसीडब्ल्यूजी क्या होता है? द पर्सन, वो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड अल्टीमेटली क्या है? अकाउंटेबल फॉर द बिजनेस। मैनेजमेंट क्या होती है? एग्जीक्यूटिव जो काम करते हैं, लेकिन कई जगह पर टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट सेम होती है और कई जगह पर अलग होती है। याद समझ आ गया? और अदर पर्सोनल का मतलब क्या था? एम्प्लॉइज। फिर होते हैं एक एफआरएफ और एक क्या होते हैं? आवाज में दम नहीं है। पहले क्या होते हैं? दूसरे पूरे वर्ल्ड में जो अकाउंट्स बनाने के रूल्स हैं और उनमें से जो हम अडॉप्ट करें। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अच्छा फिर मटेरियल, किस चीज को आप मटेरियल कहते हो या मटेरियलिटी कहते हो? एन आइटम इज सेड टू बी मटेरियल इफ इट्स मिसस्टेटमेंट इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन इट इज व्हाट? वो सारी आइटम क्या बन जाएंगी? मटेरियल। एंड व्हाट इज मिसस्टेटमेंट? एसीपी डिस्क्लोजर जो आपने करा है माइनस एसीपी डिस्क्लोजर जो आपको एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। याद आ गया आपको? फिर आपने मेरे साथ पढ़ा था फ्रॉड क्या होते हैं? इंटेंशनल और एरर। तो आपको पता होता है आपने ये फ्रॉड करा तो आप उसको छुपाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसलिए फ्रॉड जो होता है वो डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होता है एज कंपेयर टू एरर। और फिर बताओ दो तरह की एश्योरेंस होती है, एक होती है क्या? और एक क्या होती है? मैं आपसे बोलता हूं पक्का पक्का ऐसा ही है, ये क्या है? तो फिर रीजनेबल क्या होती है? हाई बट नॉट। पॉइंट समझ आ गया आपको? और लास्ट मैंने बताया था ऑडिट रिस्क। अच्छा ऑडिट रिस्क की अगर मैं बात करूं, डर सबको लगता है और गला, ऑडिटर को भी डर लग रहा है। किस चीज का डर लग रहा है? कहीं जो मैं ओपिनियन दे रहा हूं वो कल को इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देने का डर। मतलब हो सकता है मैं बोल रहा हूं
मैं बोल रहा हूं कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, पर एक्चुअल में वहां पर गड़बड़ हो। यहां तक का पॉइंट राइट हो गया आपको। यानी रिस्क ऑफ गिविंग, यानी चांस ऑफ गिविंग इन एप्रोप्रिएट ओपिनियन, बोलना पड़ेगा चांस ऑफ गिविंग, आवाज में दम नहीं है, चांस ऑफ गिविंग। फिर मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव कह लो या ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव कह लो, ये स्टार्ट करा था। और मेरे को आपसे एक बात पूछनी थी, ये कौन से स्टैंडर्ड ने ऑब्जेक्टिव बता रखे? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव किसने बता रखे? एसए नंबर, दम नहीं है, एसए नंबर। और एसए नंबर 200 है क्या? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद। अच्छा, इस स्टैंडर्ड में ऑडिटर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन द वेदर द वेदर ड्यू टू, और इस वजह से ऑडिटर एनेबल हो जाता है टू फॉर्म द, और जो ओपिनियन फॉर्म करा वो उसमें वो क्या बताता है कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एंड इन अकॉर्डेंस विद, और उसके बाद वो उसकी क्या बना कर देगा? रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट करेगा इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन। समझ आ रहा है आपको? ऑब्जेक्टिव समझ आ गए थे आपको? अच्छा, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज with references to the size, nature और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने पढ़ा था ऑडिट के स्कोप में क्या आ जाता है और क्या। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ऑडिट के स्कोप में क्या क्या आ जाता है? पहला, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, बोलना पड़ेगा कवरेज ऑफ, लेकिन कौन सी वाली कवरेज? विच आर रेलेवेंट टू द बीइंग ऑडिटेड। अच्छा, दूसरा आपका काम क्या बताओ? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और बताओ बेटा, रिलायबिलिटी एंड चेक करने के लिए पहले आपको सोर्स डेटा की रिलायबिलिटी देखनी पड़ेगी और फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की देखनी पड़ेगी। लेकिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी देखने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे? दो काम करने पड़ेंगे। पहला, वेरी गुड, मजा नहीं आया, आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, स्टडी करनी पड़ेगी किसकी? क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल की। और आपको और क्या करना पड़ेगा? उल्टा पेट, यानी प्रोसीजर, इंक्वायरी, और याद आया आपको? और थर्ड क्या था? प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ, आवाज में दम नहीं है, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ। यहां पर वो क्लाइंट की मैनेजमेंट के द्वारा जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट हुई हैं वो सही हैं, कंसिस्टेंटली एप्लीकेबल हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है ना। फिर इसके अंदर क्या क्या नहीं आएगा? उसके स्कोप के अंदर, आवाज में दम नहीं है, उसके स्कोप के अंदर बताओ बेटा। वो सारे काम नहीं करेगा जो उसकी योग्यता के बाहर के हैं। जैसे सिविल स्ट्रक्चर ऑफ, जो सिविल स्ट्रक्चर बना हुआ है लाइक बिल्डिंग, उसकी लाइफ क्या होगी, मशीन कितनी सोफिस्टिकेटेड है, ये उसके बारे में नहीं बता पाएगा। और ना ही ऑडिटर एक्सपर्ट होता है इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इन ऑथेंटिकेशन ऑफ कि असली है या फेक है, ये ऑडिटर नहीं बता पाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अच्छा, उसके अलावा ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन सेम है या अलग अलग है? ऑडिट करते हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, जबकि इन्वेस्टिगेशन में होती है क्या? आपको बोलना पड़ेगा, ऑडिट में होती है क्या और इन्वेस्टिगेशन में होती है क्या? स्कोप किसका वाइडर है? स्कोप ऑडिट का वाइडर है, क्योंकि उसमें हम सब कुछ चेक करते हैं और इसमें सिर्फ एक ही चीज को चेक करते हैं, लेकिन इन डिटेल। पॉइंट समझ आ गया आपको? अच्छा, फिर मैंने आपके साथ बुराइयों की बात करी थी, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। सारे बच्चे आण दो, क्या स्टार्ट करी थी? नहीं, मजा नहीं आया, दोबारा। क्या ऑडिट बुरी है? यस, ऑडिट में कुछ बुराइयां हैं और कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिसे आप चाह कर भी हटा, आवाज में दम नहीं है, जिसे आप चाह कर भी हटा, उसी को ही तो कहते हैं हम क्या? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। पॉइंट समझ आना स्टार्ट हुआ आपको? यस और नो?
अच्छा, ऑडिट की बुराई है क्या कि ऑडिटर ना तो हम तुम्हारे से उम्मीद रखते हैं और ना तुम कर पाओगे, ये बुराई है। क्या उम्मीद नहीं रखते और क्या नहीं तुम कर पाओगे? ऑडिट रिस्क को जीरो, कम तो कर पाओगे पर जीरो नहीं कर पाओगे। और साथ में ना ही तुम ऑब्टेन कर पाते हो क्या, आवाज में दम नहीं है, ना ही तुम ऑब्टेन कर पाते हो क्या। और ये बुराइयों के कारण क्या हैं वो आज हमें स्टार्ट करने हैं। तो आप सब कहां पर खड़े हुए हो मैं आपको बताता हूं। 1 पॉइंट, हाँ तो आप आ जाओ। ऑडिट के अंदर जो बुराइयां हैं, आपने कुछ लिखा था इसके बारे में अभी तक? अच्छा, पहला पॉइंट आपने लिख रखा है इसका क्या? नहीं, हेडिंग वो मुझे ही पता है, गुस्सा नहीं करते हैं। नेचर ऑफ व्हाट? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो यार, मैं अब आपको पहले नॉर्मल में समझा देता हूं बात, बहुत आसान सी लैंग्वेज में, फिर आपको वैसे समझ आ जाएगी। देखो, अकाउंट्स कौन बनाता है? ऑडिटर या मैनेजमेंट? आवाज में दम नहीं, ऑडिटर या मैनेजमेंट? ठीक है, आप कह रहे हो अकाउंट्स बनाने की पावर किसके पास है? मैनेजमेंट के पास है। और मेरा आपसे एक सवाल है, अकाउंट्स बनाने के लिए ना बहुत सारी डिसीजंस लेनी पड़ती है। अकाउंट्स बनाने के लिए क्या लेनी पड़ती है? बहुत सारी, और वो डिसीजंस होती है सब्जेक्टिव इन नेचर। जैसे हमारे हिसाब से WDV बढ़िया है तो उसके हिसाब से SL है। मेथड्स तो दोनों ICA ने बनाए हैं, यस और नो। हमारे हिसाब से एसेट की लाइफ 7 ईयर होनी चाहिए, वो कह रहा है 10 ईयर्स। हमारे हिसाब से लीफो लगना चाहिए, वो कह रहा है वेटेड एवरेज क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए। पॉइंट समझ आ रहा है? हमारे हिसाब से वैल्यूएशन की गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड लगना चाहिए, वो लगा रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम कुछ कह थोड़ा ना जाएंगे, मेथड तो वो भी है, यस और नो। तो यानी अकाउंट्स बनाने के लिए बताओ क्या लेनी होती है? काफी सारी सब्जेक्टिव डिसीजंस लेनी होती है, और वो सब्जेक्टिव डिसीजंस को देखकर ऑडिटर चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता। यही मैं बात आपको पढ़ाता हूं। देखो, अभी पहले लिखेंगे, बाद में पहले समझेंगे। कह रहे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स, कह रहे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? मेकिंग मैनी जजमेंट्स। आपको काफी सारी क्या लेनी होती है? जजमेंट्स मतलब डिसीजंस। किसको लेनी होती है? मैनेजमेंट को। और दीज जजमेंट में इन्वॉल्व क्या? सब्जेक्टिव डिसीजंस। और इसके अंदर क्या होती है? और इन जजमेंट्स में क्या होती है? सब्जेक्टिव डिसीजन। और बताओ, जिसकी वजह से ऑडिटर को क्या नहीं मिल पाती? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। किस बात की? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो लिखना जरा स्टार्ट करना। सामने वाली गली में नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंट्स। तो लिखना जरा, अकाउंट्स बनाने की, लिखो जरा, ऐसे लिखेंगे, अकाउंट्स बनाने की पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। अकाउंट्स बनाने की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट की होती है। अकाउंट्स बनाने की पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट की होती है। और अकाउंट्स बनाने के लिए सब्जेक्टिव जजमेंट्स लेनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से ऑडिटर को एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिल पाती। जिसकी वजह से ऑडिटर को एब्सोल्यूट एश्योरेंस
नहीं मिल पाती। चलो अब जरा सुनना, फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ आ गया, इसका सेकंड पढ़ते हैं। कह रहे वन ऑफ द प्रेमाइसिस, व्हाट इज प्रेमाइसिस? जगह, एरिया, एजम्पशन। हुण भुल गई प्लानिंग प्रेमाइसिस, प्लानिंग की प्रोसेस में डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसिस, हुण भुल गई? वापिस आओ, यहां पर प्रेमाइसिस का मतलब क्या है? एजम्पशन, ठीक है ना। कह रहे वन ऑफ द प्रेमाइसिस यानी वन ऑफ द एजम्पशन है फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट इज, किस चीज की एजम्पशन है? दैट मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा हुआ है, एक्नॉलेज करा हुआ है। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, प्लस दूसरी क्या होती है? डिवाइसिंग द सूटेबल, दूसरी क्या होती है? डिवाइसिंग द, मतलब इंटरनल कंट्रोल कौन लगाता है? आपने तो बोला था पॉलिसीज डिम बाय टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट और अदर पर्सोनल। तो यानी हम ये मानकर चलते हैं, हम ये क्या मानकर चलते हैं? कि मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है। लिखना जरा, हम ये मानकर चलते हैं, अगले पैराग्राफ में हम ये मानकर चलते हैं मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है। हम ये मानकर चलते हैं कि मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है। और जहां इस लाइन में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा है ना, उसको अंडरलाइन करना। कर लिया? उसी के नीचे जस्ट दो झूले लटका दो। पहला बताओ क्या होगा? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी आपकी? आप बताओ ना पहले, थोड़ा कोई बताए क्या? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद, और दूसरा बताओ? डिवाइसिंग सूटेबल, लिखो ना अपने हाथ से, दूसरे पे लिखो डिवाइसिंग सूटेबल इंटरनल कंट्रोल। चलें करें आगे बातें करें। अच्छा, और मेरी बातें जरा सुनना, और मेरी बातें जरा सुनना। देखो आपने इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं, अभी रुक जाना, नोट मत करना, लेकिन आपको पता है मैनेजमेंट ने तो इंटरनल कंट्रोल लगा दिए। किस लिए लगा दिए? ताकि रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, ऑपरेटिंग जो हमारे ऑपरेशंस है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चले, और एसेट्स क्या रहे? सेफ रहे, और लॉ का क्या हो जाए? कंप्लायंस हो जाए। हमने लगाया अपनी तरफ से ये है। लेकिन एक बात बताओ, कई बारी इंटरनल कंट्रोल के अंदर भी कुछ बुराइयां हैं। ऑडिट के अंदर अगर कुछ बुराइयां हैं तो इंटरनल कंट्रोल के अंदर भी कुछ क्या है? समझ आ रहा है आपको? तो जिसकी वजह से वो इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली काम, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, देखो आपने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करा कि भाई हमारी सोसाइटी में ना कोई चोर नहीं जाना चाहिए, और जो आज चोर आया वो सिक्योरिटी गार्ड का क्या है? दोस्त। इन्होंने बचपन से इकट्ठे ही, अब बताओ बेटा, ये आपस में मिल गए, और बताओ बेटा सिक्योरिटी गार्ड ने कहा मुझे दो मार, सिक्योरिटी गार्ड वहीं गिर गया और चोर अंदर चला गया। पॉइंट समझ आ रहा है? तो बताओ, यानी आपने सिक्योरिटी गार्ड रखा था, इंटरनल कंट्रोल लगाए थे, लेकिन वो आपस में काम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कॉल्यूजन हो गई थी, मिली भगत हो गई थी। एक और एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। देखो ये बंदा है जो गोडाउन में रखवाली करता है, समझ आ रहा है? और ये बंदा है जिसका काम है रिकॉर्ड बनाना कि गोडाउन में कितना सामान आया और कितना सामान। तो इसके पास कस्टडी होती है, और ये क्या बनाता है? रिकॉर्ड्स।
इसके पास गुड्स की कस्टडी होती है और ये क्या बनाता है, आवाज में दम नहीं, इसके पास क्या होती है, कस्टडी, और वो क्या बनाता है। देखो गोडाउन में 50 गए हैं यूनिट्स, तो ये 50 को संभाल रहा है और ये अपने रिकॉर्ड्स में लिख क्या रहा है, गोडाउन से 25 बाहर गए, ये क्या लिखेगा 25 गए। तो बताओ बेटा, ये कस्टडी वाला बंदे को पता है यार वो एक बंदा रिकॉर्ड बना रहा है, और रिकॉर्ड वाले को पता है एक बंदा ये दोनों आपस में मिल गए, कह रहे जा 50 रहे हैं ना 49 लिख देते, क्या पता चल रहा है, तेरे और मेरे बीच की तो बात है। हमने तो किस लिए करा था, ताकि ये दोनों ताकि गोडाउन से कोई भी सामान की चोरी, और अगर यही दोनों मिल गए देन। तो यानी कई बारी इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के लगाए तो हैं, लेकिन इंटरनल कंट्रोल के अंदर भी कुछ क्या है, बुराइयां, जिसकी वजह से इंटरनल कंट्रोल सही ढंग से काम। देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसी बुक में ही आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताता हूं, अगर आपने थोड़ी सी झलक देखनी है तो मैं आपको झलक भी दिखलवा देता हूं। तो आप बोल सकते हैं झलक दिखला जा, अभी तेरे घर पे फोन बुलाता हूं जो एक बार आ जा, अभी बताता हूं तुम्हारे को। ये देखो, ये इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक है, पेज नंबर आपकी बुक में 3.31 में, और इंटरनल कंट्रोल की भी कुछ क्या होती हैं, बुराइयां। और बताओ बेटा, बुराइयों में एक वन ऑफ द एग्जांपल क्या दिया, कॉल्यूजन अमंग द पीपल। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंटरनल कंट्रोल लगा दिए हैं तो कुछ भी फ्रॉड एंड एरर होंगे ही नहीं। कई बारी इंटरनल कंट्रोल की बुराइयों की वजह से स्टिल क्या हो जाते हैं, फ्रॉड एंड एरर्स। तो यहां पर यही बात आपको पढ़ाने जा रहा हूं, यही बात। However, such control may not have operated to produce reliable financial information due to their own limitation। तो नीचे लाइन आप लिख सकते हैं, जहां आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में 2 झूले लटकाए थे ना, यहां पर लिख सकते हैं आप, समझ गए, कोई बात नहीं, उसी के नीचे लिखो यहां से ये लाइन, however such control may not have such controls may not have operated to produce reliable financial information due to their own limitation। एग्जाम्पल के तौर पे लिखना कॉल्यूजन, एग्जाम्पल के तौर पर लिखना बच्चे क्या, कॉल्यूजन। कॉल्यूजन समझ गए, मिली भगत। जैसे अब यहां पर देखो, एक एग्जाम्पल आईसीआई ने जो दिया है वही मैं आपको पढ़ा देता हूं, पढ़े। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल दैट मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी हैज डिवाइस अ कंट्रोल। देखो कंपनी की मैनेजमेंट ने एक कंट्रोल लगाया है, क्या कंट्रोल लगाया, दैट ऑल परचेज बिल्स, बोलना पड़ेगा, दैट should reflect a stamp and signature of an authorized person in good receiving section of the company stating the date and time of receiving the goods in the premises। ये कौन सी premises है, ये एरिया वाली है, और वो क्या थी, assumption वाली। समझ आ रहा है आपको। तो जरा सुनना क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे मैनेजमेंट ने ना एक कंट्रोल लगाया कि जितना भी सामान खरीदते हैं हम, जितना भी सामान हम खरीदते हैं उनके बिल के ऊपर स्टैंप और सिग्नेचर होने चाहिए, किसके, ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ अ गुड रिसीविंग सेक्शन। बताओ बेटा, गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट वाले लोगों का जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो हर परचेज बिल पर साइन करेगा। क्यों साइन करेगा, कि गुड्स आ गए हैं, गोडाउन में पहुंच चुके हैं। कई बार हमने परचेज तो दिखा दी पर अभी तक गुड्स, तो बताओ ये एक कंट्रोल है, ताकि वही परचेज बिल की हम पेमेंट करेंगे जिसके गुड्स आ गए। समझ आ रहा है, ठीक है। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल कंट्रोल डिवाइस्ड बाय द कंपनी टू एंश्योर दैट ओनली परचेज बिल आर प्रोड्यूस्ड फॉर पेमेंट फॉर विच गुड्स हैव बीन एक्चुअली रिसीव्ड। देखो हमने कंट्रोल तो ये लगाया। नाउ व्हाट हैपेंस,
इफ कंसर्न्ड अकाउंटेंट, मतलब जो सामान की एंट्रियां डालता है, जो खरीदता है सामान वगैरह, एंड ऑथराइज पर्सन कॉल्यूड कर जाते हैं, मिल जाते हैं, तो बताओ बेटा आप गुड रिसीविंग सेक्शन वाला कौन से बिल्स पर भी साइन और स्टैंप कर देगा? गुड रिसीव नहीं भी हुए, वो कह रहे हैं मैंने एंट्री डालनी है ना, पेमेंट दिखा देंगे परचेजेस की, गुड्स आए हैं या नहीं, तो साइन कर दियो, लोगों को लगेगा, कंपनी को लगेगा कि गुड्स आ गए तभी साइन हुए, और जो पैसे बनेंगे आधे आधे बांट लेंगे। तो इट इज अ केस ऑफ ओवरराइडिंग द इंटरनल कंट्रोल। यहां पर आप कंट्रोल को ओवरराइड कर रहे हैं, जो डिवाइस कर रहे थे, ड्यू टू कोलिजन बिटवीन टू पर्सन। सच अ प्रोबेबल कोलिजन इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इटसेल्फ। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि कोलिजन एक क्या है, वन ऑफ द लिमिटेशन है, किसकी? इंटरनल कंट्रोल की। क्या आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आया? देखो ऑडिट के अंदर क्या है, जल्दी बोलना स्टार्ट करो। ऑडिट के अंदर क्या है? कुछ बुराइयां। और बुराई क्या है कि ऑडिटर अपने ऑडिट रिस्क को जीरो और क्या ऑब्टेन नहीं कर पाता, यही तो बुराई है। लेकिन ये बुराई ने जन्म क्यों लिया, उसके ये सब कारण है। पहला कारण नेचर ऑफ, जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ, देखो सबसे बड़ी बुराई तो यही है, अकाउंट्स बनाने की पावर किसके पास है? और अकाउंट्स बनाने के लिए क्या लेनी पड़ती है? सब्जेक्टिव जजमेंट्स। और बताओ बेटा ऑडिटर के हिसाब से कुछ और होना चाहिए था, मैनेजमेंट ने कुछ और करा है, लेकिन ऑडिटर फिर भी नहीं कह रहा, क्योंकि वो बात भी तो आईसीआई ने कही है। तो इसकी वजह से ऑडिटर को क्या नहीं मिल पाती? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। और दूसरा हम मान कर चलते हैं, दूसरा हम क्या मान कर चलते हैं कि मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है। क्या क्या? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर, और दूसरा डिवाइसिंग द सूटेबल। लेकिन मैनेजमेंट ने लगाने के बावजूद भी कई बार ये इंटरनल कंट्रोल वर्क नहीं करते ड्यू टू देयर ओन। क्या आपको फर्स्ट पॉइंट स्प्राइट हो गया? कोई दर्द हो तो बताओ। दूसरा कारण जिसकी वजह से ऑडिट में ऑडिटर को ऑडिट रिस्क जीरो नहीं कर पाता, उसका नाम है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। बोलना पड़ेगा क्या? देखो पहले आप ज्ञान की बात पर आओ, वापिस हम आएंगे इस टॉपिक पे। फिर पहले आप ज्ञान की बात पे आए। पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा? ये एक वर्ड सीखेंगे आप, ऑडिट एविडेंस। एक वर्ड आप सीखेंगे बच्चे, क्या? ऑडिट एविडेंस। पॉइंट नंबर कौन सा बना रहे हैं आप? बनाओ ना। पॉइंट नंबर 9 आप बनाओ, ऑडिट एविडेंस। बना लिया हो तो मुझे बताना। बना लिया? देखो ये क्लाइंट की बैलेंस शीट है और इसमें ना डेटर्स दिख रहे हैं। ये कंपनी की बैलेंस शीट है, इसमें ट्रेड रिसीवेबल दिख रहे हैं, डेटर दिख रहे हैं 50,000। यानी कंपनी क्या कह रही है, हमने इस बंदे से 50,000 लेने हैं। ऑडिटर डेटर चेक करते हुए ना, ऑडिटर को यार लगा कि यार 50,000 तो नहीं होने चाहिए। ऑडिटर को ये लगा कि ये अमाउंट 50,000 का तो नहीं होना चाहिए। तो अब बताओ बेटा, जे कोई शक नहीं, ऑडिटर ने डायरेक्टली किसको कांटेक्ट करा? डेटर को, और पूछा क्या तुमने क्लाइंट को 50,000 रुपए देने हैं? उसने कहा नहीं हो, मैंने तो कितने देने हैं? तो बताओ बेटा अब ऑडिटर क्या कह पा रहा है कि डेटर सही है या गलत है? यानी क्लाइंट ने डेटर का अमाउंट सही दिखा रखा है या गलत दिखा रखा है? ऑडिटर इस कंक्लूजन पर पहुंच पाया, ऑडिटर इस कंक्लूजन पर पहुंच पाया कि डेटर का अमाउंट क्या है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अच्छा, तो यानी ऑडिट एविडेंस क्या होता है? ऑडिट एविडेंस क्या होता है? ऑडिट एविडेंस का एक सिनोनिम बताओ, इंफॉर्मेशन। बताओ बेटा, इस डेटर ने ये बात बताई, इसके बेसिस पर ही तो ऑडिटर किस पर क्या कर पाया? कंक्लूजन ड्रॉ कर पाया ना कि डेटर का अमाउंट क्या है, गलत है। तो ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं? वो इंफॉर्मेशन, बोलना पड़ेगा, ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं? जिसका इस्तेमाल कर ऑडिटर कहां पहुंच पाता है?
आवाज में दम नहीं है। ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं? वो इंफॉर्मेशन, बोलना पड़ेगा, ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं? आवाज में दम नहीं है, क्या होते हैं? जिसका इस्तेमाल कर कर ऑडिटर कहां पहुंच पाता है? कंक्लूजन पर। अब मैं आपको एक और बात सिखाता हूं, एक और बात सिखाता हूं। आप सबने ना एक बात सुनी होगी, हमें 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए होती है, यस और नो? अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करी जाती है? क्लाइंट के कुछ बंदे गोडाउन में जाते हैं, फिजिकली चेक करते हैं कि कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं और उनकी वैल्यू लिखते हैं। अब ऑडिटर ना यहीं पर जाकर खड़ा हो गया और देख रहा है कि क्लाइंट की मैनेजमेंट इन्वेंट्री की काउंटिंग सही कर रही है या नहीं। बोला पड़ेगा, ऑडिटर देख रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? और देखने से ऑडिटर को क्या पता लग रहा? मैनेजमेंट के एम्प्लॉय क्या करे, पड़े यूनिट 6 हैं, लिख रहे हैं 7, यानी दया। तो यानी जो अब ऑडिटर क्या कह पाएगा? ऑडिटर क्या कह पाएगा कि भाई इनका स्टॉक का अमाउंट भी क्या है। समझ आ रहा है आपको? तो यानी ऑडिटर स्टॉक का अमाउंट गलत है इसके कंक्लूजन पर कैसे पहुंचा? जब उसने ये सब देखा। और ये इसको कहते हैं विजुअल ऑडिट एविडेंस। देखो यार, जो सबूत होते हैं वो कई तरह के होते हैं। सबूत कई तरह के होते हैं। भाई मैंने देखा है ऐसा हो रहा था, मैंने सुना है ऐसा हो रहा था, भाई मेरे पास लिखत में है ऐसा है। सबूत कई तरह के होते हैं, वक्त आने पर आपको पढ़ाया जाएगा। ये देखो, सबूत कई तरह के होते हैं, विजुअल भी होते हैं, ओरल भी होते हैं, और तो सबूत तो कई तरह के होते हैं ना। तो यानी अगर मैं आपसे ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन की बात करूं, अच्छा मैं अब आपको बताता हूं, डेटर का अमाउंट सही है या गलत? स्टॉक का अमाउंट गलत है या सही है? और अगर मैं सारे कंक्लूजन्स को ऐड कर दूं तो ये मेरा क्या हो जाता है? ओपिनियन। यानी ओपिनियन का मतलब बताऊं क्या होता है? समेशन ऑफ कंक्लूजन्स। ओपिनियन का मतलब बताऊं क्या होता है? समेशन ऑफ सारे कंक्लूजन्स को अगर मैं क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो इट बिकम्स मेरा क्या? और ओपिनियन दूंगा मैं ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आ रहा है आपको? तो आओ जरा इस डेफिनेशन को, ऑडिट एविडेंस को जरा रुको। ऑडिट एविडेंस क्या है? वो इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पर ऑडिटर किस पर पहुंच पाता है? कंक्लूजन। और इन्हीं कंक्लूजन पर ऑडिटर का ओपिनियन क्या होता है? बेस्ड। और ये इंफॉर्मेशन, ये बातें जो उसको पता चल रही हैं, वो हो सकता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड से पता चल रही हो, और हो सकता है ये बातें अकाउंट्स के बाहर वाली चीजों से पता चल रही हो। यानी ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स बोथ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। क्या आपको ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन समझ आनी स्टार्ट हुई? तो लिखो जरा फिर, कहां पर लिखोगे आप? ज्ञान की बातों में। तो पहले एक बार लर्न करवाऊं या पहले लिखोगे? चलो आप लर्न करते, मैंने आपकी हमेशा बात मानी है, आ जाओ लर्निंग करते हैं पहले। हमेशा ही बात मानी है, आपको हमेशा ही बहुत रिस्पेक्ट दी है। प्रेमाइसिस अभी देखा नहीं? प्रेमाइसिस मैंने हमेशा इधर जरा सुनना। ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन, बोलो बड़े, क्योंकि बताओ मैं लर्न करवा रहा हूं ताकि आप जब लिखोगे तो और अच्छा लगता है, लिखते हो और याद होता है। तो आप मेरे साथ कोशिश करो, आपको याद हो गया। ऑडिट एविडेंस इज द विच आर यूज्ड बाय द इन अराइविंग एट and on which the auditor and it includes both information lying in the accounting records and अब लिख लो जूम बराबर तो ऑडिट एविडेंस का एक सिनोनिम हो गया इंफॉर्मेशन। चलो मैं अब आपको एक बात बताऊं, आप क्या करना, ये भी नोट कर लेना, ये आगे भी कई जगह बातें आएंगी समझ। ये लिख लिया आपने? ये रह गया? कोई नहीं, पहले आप लिख लो। डन?
मैं तो आपको कहूँगा आप क्या करो, ये भी बातें लिख लो, ये एग्जाम्पल्स लिख लोगे ना, आपको अगली बारी सब कुछ याद आएगा। यही ज्ञान की बातों में जहाँ ऑडिट एविडेंस लिखा ना, उसके नीचे ये दोनों एग्जाम्पल बना लो, आपको फायदा लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जगह हेल्प मिलेगी। चले, पहला एग्जाम्पल बना लिया, अच्छा दूसरा भी बना लो। चलें बातें करें आगे। और ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ओपिनियन का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ कंक्लूजन। वापिस आते हैं गेम पे, और हम पढ़ रहे थे ऑडिटर अपने ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर पाता, ऑडिटर अपने ऑडिट रिस्क को जीरो और ना ही एब्सोल्यूट एश्योरेंस ले पाता है। यही ऑडिट के अंदर सबसे बड़ी लिमिटेशन है, और इस लिमिटेशन के कारण हमने पढ़ने स्टार्ट करे। तो पहला पढ़ लिया था, अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे का नाम क्या है, नेचर ऑफ। मैं आपको बताता हूं, देखो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की अगर मैं आपके साथ बात करूं, इधर ध्यान देना आपसे। देखो ऑडिटर को अल्टीमेटली क्या देना होता है, ओपिनियन। ओपिनियन देने के लिए उसके पास क्या होने चाहिए, कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स के लिए उसके पास क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन, जिसको आप क्या कहते हैं, ऑडिट एविडेंस। और ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने के लिए ऑडिटर को क्या लगाने पड़ते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स। ऐसे सोचो, ऑडिट प्रोसीजर से ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे ताकि ऑडिटर कंक्लूजन पर पहुंच पाए और अल्टीमेटली क्या दे पाए। समझ आ रहा है आपको, यस और नो। तो ऑडिट प्रोसीजर्स की अगर मैं बात करूं, ऑडिट प्रोसीजर्स की अगर मैं आपके साथ बात करूं, तो ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर लगाते वक्त कुछ लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है, यानी कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है, तभी उसको क्या नहीं मिल पाती, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। और ये लिमिटेशंस, ये रिस्ट्रिक्शंस दो तरह की होती हैं, एक होती है प्रैक्टिकल और एक होती है लीगल। एक होती है प्रैक्टिकल और एक होती है लीगल। चलो मैं अब आपको बताता हूं। अच्छा, जियो के कितने यूजर हैं, एक बार जरा नेट पे सर्च करना, जियो पोस्टपेड यूजर कितने हैं, एक कोई भी बच्चा चेक कर दे, नंबर ऑफ जियो पोस्टपेड यूजर। अभी भाई को आप मेरे को बताना, मैं आपसे पूछता हूं, 4, 5, 10 करोड़ होंगे कोई, कितने, 1 to 5, बताओ कितने होंगे, बिलियन में जा रहे हैं। मैं तो नॉर्मल एग्जांपल मारता हूं, मैं तो आपको नॉर्मल, वापस फोन अंदर, देखते कितनी जल्दी वापस फोन, जितनी स्पीड में बाहर आए थे उतनी स्पीड में अंदर। कईयों ने तो इंस्टा भी चेक कर लिया, चल ठीक है टाइम मिला है, कईयों ने व्हाट्सएप चेक कर लिया, स्नैपचैट पे एक आधी स्ट्रीक्स भी भेज दे क्लास पे, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं, मैं मान रहा हूं जियो के ना सिर्फ 10 करोड़ यूजर है, ठीक है, लेट सपोज। अब एक महीने के 10 करोड़ बिल इशू होते हैं, और बताओ 12 महीने में मंथली बिल जाता है ना, 120 करोड़ बिल हो गए, तो ये उनका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अब एक ये वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइटम है, हमने उनको कहा पूरी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करो, सीए को कहा 120 करोड़ बिल चेक कर दो, बताओ कर पाएगा। मेरा आपसे एक सवाल है, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये तो वही वाली बात होगी, मैं आपको कह दूं बेटा आज आपको 1000 क्वेश्चन करके सोने हैं, कई भरे बैठे थे, नहीं सोते ही नहीं है ना। आप पॉइंट समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं, कई तो कह रहे हम सोते ही नहीं है ना, क्यों, थोड़ा बहुत हमारा सोना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहां पर यही है,
कह रहे हैं ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं, और ऑडिट प्रोसीजर लगाते वक्त उसे कुछ प्रैक्टिकल और कुछ लीगल लिमिटेशन का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने प्रैक्टिकल लिमिटेशन का एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करा कि ऑडिटर 100% चीजें चेक ही नहीं कर पाता। जब वो 100% चीजें चेक ही नहीं करेगा तो 100% कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? यस और नो? तो यहां पर बताओ प्रैक्टिकल लिमिटेशन के लिए ऑडिटर क्या लगाता होगा? सैंपलिंग। अब ऑडिटर कुछ चीजें चेक करके बताता है सब ठीक है। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? चलो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। अच्छा दूसरा पॉइंट, ऑडिटर के पास इतनी लीगल पावर नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने देखा होगा इन्वेस्टिगेशन जब चल रही होती है क्राइम पेट्रोल वगैरह में, जिसके ऊपर शक होता है उसको सामने बिठाकर दो लगाते हैं, चल वे बता क्या बात थी। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? जल्दी बता क्या बात थी। तो यानी इन्वेस्टिगेशन करने वाले के पास लीगल पावर होती है, वो सर्च भी कर सकता है और मतलब उसके घर में रेड भी मार सकता है, और उसको उसकी विटनेस की मतलब जो स्टेटमेंट्स है उसे रिकॉर्ड भी कर सकता है। ऑडिटर के पास इतनी पावर थोड़ा ना होती है। ऑडिटर तो सिर्फ रिक्वेस्ट करता है, भाई साहब वो जरा सेल के वाउचर्स दे दो, वो कहते कल आना, ओके कल आ जाएंगे। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यानी जितनी पावर एक इन्वेस्टिगेशन करने वाले के पास होती है उतनी पावर ऑडिटर के पास, ये भी तो एक बुराई है। अब ऑडिटर ने रिक्वेस्ट करी, हो सकता है मैनेजमेंट ने ऑडिटर को सारी बातें बताई ही ना हो। अब मैनेजमेंट ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी ही नहीं, मैनेजमेंट ने तो मेरे को एक बात बताओ, जब आपने पूरी चीज चेक ही नहीं करी तो आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैसे ले सकते हो? बोल दो। नहीं वो मत बताना मेरे को, मैं कह दूंगा सबसे पहले तो तुम्हारे घर पे ही, मैं किसी से कहूंगा नहीं। इधर आओ, देखो सुनना जरा, आपको समझ आना स्टार्ट होगा। द ऑडिटर कैरीज आउट हिज वर्क बाय ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर अपना काम कैसे करता है? सबूत इकट्ठा करने के लिए वो कुछ ऑडिट प्रोसीजर लगाता है। हाउएवर देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन द एबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। जैसे बताओ, एन ऑडिटर डज नॉट टेस्ट ऑल द ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ practical limitation. However, management may not provide complete information as requested by the, and there is no way by which auditor can force. क्यों नहीं बता रहा भाई? ऑडिटर मैनेजमेंट को ऐसे नहीं फोर्स नहीं कर सकता to provide complete information as requested by auditor. In case he is not provided with required information, he can only report, and it is an example of what? Legal limitation. समझ आ रहा है आपको? तो लिखना जरा, लिखो। ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर लगाकर ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे करने होते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो इसमें जो लिमिटेशन कर रहे ना, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, सेकंड पॉइंट में बेटा। सेकंड पॉइंट में नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में यही पूछ रहे थे ना? बेटा कोई नहीं कहेगा कुछ, मैं खुद कहूंगा। क्या बात है भाई? नहीं इनको बेटा वो वर्क करनी बंद कर गई है। हाँ सही कह रहा बेटा, वो भी कह रहे थे मेरे पे कोई जुल्म कर रहा है, होम्योपैथी मेडिसिन। सुनना, अब लिखना जरा, मैं आपके साथ बात कर रहा था, कुछ लिखवाया मैंने, दिखाइए। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। ऑडिटर को बेटा आज आप तू अपनी चूड़ियां तोड़ दे, इधर आ। मैं शुरू से लिखवा रहा हूं। ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए, शुरू से लिखवा रहे हैं। ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए, ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ते हैं। ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए
ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ते हैं। बट there are some दो झूले लटकाओ, बट देयर आर सम दो झूले, पहले भी लिखो प्रैक्टिकल लिमिटेशन, और दूसरे पे लिखना क्या, लीगल लिमिटेशन। पहले पर आप लगाओ प्रैक्टिकल लिमिटेशन, दूसरे पर प्रैक्टिकल लिमिटेशन के नीचे ये लिखो, एन ऑडिटर डज नॉट टेस्ट ऑल ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस। An auditor does not test all transactions and balances. He forms his opinion only by testing samples. प्रैक्टिकल के नीचे, प्रैक्टिकल लिमिटेशन के नीचे ऑडिटर सारी ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस को चेक नहीं कर पाता, तो वो अपना ओपिनियन जो भी दे रहा है वो सैंपल के बेसिस पर दे रहा है। अच्छा, दूसरा लीगल लिमिटेशन के नीचे लिखना, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय द, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। लिख लिया? अब जहां आपने लिख लिया ना, उसके नीचे दोनों पॉइंट्स को, प्रैक्टिकल लिमिटेशन और लीगल लिमिटेशन को बंद करके लिखो, ये ऑन द एबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ऑन द एबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, on the ability of auditor to obtain audit evidences. समझ आ रहा है आपको बातें? बोलो बेटा यस या नो। अच्छा, देखो आगे बात जरा सुनना, हर जगह कुछ अच्छे इंसान होते हैं और कुछ बुरे इंसान होते हैं, तो ऐसा ही मैनेजमेंट में भी हो सकता है, क्लाइंट की मैनेजमेंट में हो सकता है कुछ डिसऑनेस्ट पर्सन्स भी इन्वॉल्व हो। तो बताओ वो डिसऑनेस्ट पर्सन है, तो बताओ बेटा जब तक वो चोरी नहीं करेंगे उनके मन को शांति, पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अब एक बात और बताना, जब उन्हें शांति नहीं मिलेगी तो वो फ्रॉड करेंगे। फ्रॉड इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल? और बताओ बेटा अगर आपने पता है आपने चोरी करी है तो उस चोरी को आप छुपाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? और कैसे छुपाने की कोशिश करेंगे कि सामने वाले को मिल जाए या ना मिले? यानी आप फ्रॉड को ऐसे छुपाने की कोशिश करोगे कि सामने वाला कभी कह ही ना पाए कि नजर के सामने, मतलब ये फ्रॉड मिल जाए, मतलब नजर के सामने ये फ्रॉड आ जाए, आप यही करोगे ना। तो यही बात है, और ऑडिटर के पास इतने कोई हथियार नहीं होते कि वो फ्रॉड का पता, उसको तो जो बताया जाएगा वो चेक करके दे देगा। यही पॉइंट जरा सुनना, कह रहे द मैनेजमेंट मे कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट और अनस्क्रपलस पीपल एंड मे बाय इटसेल्फ इन्वॉल्वड इन द फ्रॉड। कह रहे मैनेजमेंट में डिसऑनेस्ट मतलब बेकार इंसान भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और वो हो सकता है मैनेजमेंट पूरी की पूरी ऐसी हो और वो पूरी की पूरी किसमें इन्वॉल्व हो, फ्रॉड। तो इट मे बी एंगेज्ड इन कंसीलिंग द फ्रॉड, फिर वो फ्रॉड को छुपाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? बाय डिजाइनिंग सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम विच मे बी हार्ड टू डिटेक्ट बाय द, ठीक है ना।
अब एक और बात जरा सुनना, ये वाली लाइन आपको लास्ट क्लास की याद दिला देगी। इट मे प्रोड्यूस फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, इट मे प्रोड्यूस फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, समझ गए आप? मतलब आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी कर कर उसको सजा धजा कर आपके सामने पेश करा। तो मैनेजमेंट मे प्रोड्यूस fabricated document before the auditor to lead him to believe that audit evidences is valid. However, in reality, such document could be fake or non-genuine. तो यानी कहने का मतलब क्या है? अगर अगला पॉइंट इसमें लिखना हो तो आप लिखोगे फ्रॉड कंसील करती है मैनेजमेंट। अब बताओ बेटा, कुछ बातें तो मैनेजमेंट ने ऐसी छुपाई कि ऑडिटर के सामने ही नहीं आई, तो ऑडिटर को एब्सोल्यूट एश्योरेंस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? आप बताओ, ऑडिटर को एब्सोल्यूट एश्योरेंस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? आप बताओ, नहीं मिल पाएगी ना, क्योंकि मैनेजमेंट ने फ्रॉड वाली बातें तो ऑडिटर से छुपाई हैं और फ्रॉड को ऐसा छुपाया है कि ऑडिटर की नजर के सामने और जिगर के पास वो आ ही नहीं पाए। बोलो, पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यस और नो? और हमें तो पता ही है, हमें तो ये बात पता ही है, तो एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखना है तो लिख लो, एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखना है तो लिख लो, मैनेजमेंट में प्रोड्यूस, ये पॉइंट लिख लो, फ्रॉड कंसील करती है ना मैनेजमेंट। बोलो बेटा, पॉइंट समझ आ गया आपको यहां तक का? अच्छा जी, और एक लाइन ये लिख लेना, ये सेकंड एग्जांपल हो गया। देखो, मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करी, ठीक है, पर ऑडिटर को पता ही नहीं था कि वो क्लाइंट की क्या है, रिलेटेड पार्टी। ऑडिटर को पता ही नहीं है कि वो क्लाइंट की क्या है, रिलेटेड पार्टी, और वो सिर्फ ऑन पेपर थी, एक्चुअल में हुई नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, जरा सुनना। एक्स ने वाई, जो उसका रिलेटेड पार्टी है, उसे 5 लाख रुपए कैश दिए और उसे कहा मुझे ना 5 लाख का एक क्या दे दे, चेक दे दे। और बताओ, 5 लाख का चेक जैसे ही आया, इसने अपनी बुक्स में एंट्री पास कर दी, बैंक टू सेल्स। बताओ बेटा, सेल्स दिख गई या नहीं दिख गई? क्या एक्चुअल में ये सेल्स हुई है या नहीं हुई है? तो इस तरह के फ्रॉड मैनेजमेंट करती है और ऑडिटर पकड़ नहीं पाता। इस तरह के फ्रॉड मैनेजमेंट करती है और कई बार ऑडिटर वो वाले फ्रॉड नहीं पकड़ पाता। क्या आपको 2 पॉइंट समझ आ गए? पहला था नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बोलना पड़ेगा। पहला था अपना, आवाज में दम नहीं है, पहला था अपना, और दूसरा आपने क्या बताया? अच्छा, थर्ड क्या हो गया? ये तो आपने ऑलरेडी बताया, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में आप लेते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस और ऑडिट में आपको मिलती है सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस। तो यानी थर्ड पॉइंट तो यही है, नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तीन बुराइयां, मतलब बुराइयां के 3 कारण आप पढ़ चुके हो। पहला आप मेरे साथ पढ़ चुके हो, नेचर ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बोलना पड़ेगा, पहला आप मेरे साथ पढ़ चुके हो क्या? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा आप मेरे साथ पढ़ चुके हो क्या? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। और तीसरा भी पढ़ चुके हो, ऑडिट इज नॉट है। चलो, फोर्थ पॉइंट बहुत बढ़िया है, फोर्थ पॉइंट बहुत बढ़िया है। Timelines of financial reporting and decrease in relevance of information over the time.
चले, मैं अब आपको एक बात बताता हूं। जैसे आप सबको पता है, और जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है, ध्यान देना, जो कौन होता है, कितने साल के लिए अपॉइंट होता है, कितने ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम, 1 2 3 4 5। अब जरा सुनना, ऑडिटर ने ना फर्स्ट ईयर में इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग करी थी, और इसके हिसाब से ना इंटरनल कंट्रोल गुड है, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में भी इसने चेकिंग करी, इंटरनल कंट्रोल क्या है, गुड। अब ये कह रहा है थर्ड ईयर में ना मैं नहीं करता चेकिंग, 2 साल करके देख तो लिया, हमेशा क्या है, इंटरनल कंट्रोल गुड। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो ये ना क्या कर रहा है, अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन को ही क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। कह रहे अब दोबारा चेक करूंगा, रिसोर्सेस लगेंगे, स्टाफ रखना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर्स खरीदने पड़ेंगे, छोड़ यार, वही इंफॉर्मेशन को क्या कर लेता हूं, यूज कर लेता हूं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो बताओ, हो सकता है वो इंफॉर्मेशन अब क्या हो चुकी हो, ऑब्सोलीट, पर ऑडिटर ने तो उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपना क्या दे दिया, ओपिनियन। तो इसलिए ऑडिटर को एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिल पाती, इसलिए ही ऑडिटर को एब्सोल्यूट एश्योरेंस, देखो क्या लिखा हुआ है, द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस ओवर द टाइम एंड ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर, देयरफॉर अ बैलेंस, ऑडिटर तुझे बैलेंस स्ट्रक करना चाहिए बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन and cost of obtaining it. Considering for example an auditor who is conducting the audit of a company since last 2 years, and during these 2 years he has sought detailed information from management of the company regarding various matters, and during the 3rd year stint he chooses to rely upon the same information obtained as a part of audit procedure of 2nd year. However, it could be possible that something new has happened and information is not relevant, so the information being relied upon by the auditor is not timely and may have lost its पॉइंट। समझ आना स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ? आवाज में दम नहीं है, यस या नो? ठीक है ना? तो लिखना जरा, कई बारी लिखो, कई बारी ऑडिटर पुरानी इंफॉर्मेशन, 4th पॉइंट लिख रहे हैं ना, कई बारी ऑडिटर पुरानी इंफॉर्मेशन पर विश्वास करता रहता है, जबकि ये भी हो सकता है, जबकि ये भी हो सकता है, जबकि ये भी हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन, जबकि ये भी हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन आउटडेटेड हो चुकी हो। अच्छा, अगला पॉइंट क्या आ गया, 5th, फ्यूचर इवेंट। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं। देखो कई बार ना आपको ना इस क्वेश्चन के नीचे मैं पहले ही बताकर चलूं, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो इसमें जो सोल्यूशन है वो आईसीआई ने जब पुराने वाले मटेरियल के हिसाब से जो डाला था, मैंने वही डाला हुआ है, आपको अपना नए के हिसाब से आंसर लिखना है। देखो पहले बताऊं क्या होता था, डीटीसी होता था, एक वर्ड बोलना बेटा, पहले क्या होता था, आवाज में दम नहीं है, पहले क्या होता था। कई बार ना ऑडिटर कोई चीज डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, या उस पर खर्चा हो रहा है, डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट, डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट, डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट की वजह से कुछ ऑडिट प्रोसीजर स्किप कर देता था। समझ आ रहा है आपको? तो फिर बताओ, जब ऑडिटर प्रोसीजर ही स्किप कर रहा है तो उसको एब्सोल्यूट एश्योरेंस कहां से मिलेगी? पर ये लाइन आईसीआई ने हटा दी है, कहते हो तो मैं लिखवा देता हूं, लिख लो फिर। कई बारी 4th में ही लिख लो, फिर 4th में एक लाइन और लिख लो, कई बारी ऑडिटर डीटीसी, कई बारी ऑडिटर डीटीसी, डी बोले तो डिफिकल्टी,
टी बोले तो और सी बोले तो कॉस्ट के कारण कुछ प्रोसीजर स्किप कर देता है जबकि करने नहीं चाहिए। स्किप कर देता है जबकि करने चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अब एक बात बताओ, जब प्रोसीजर ही स्किप कर रहे हो आप, डिफिकल्टी को देखते हुए, टाइम को देखते हुए, कॉस्ट को देखते हुए, तो फिर बताओ अब क्या होगा? बोलो, समझ आ गया आपको? अच्छा एक बात बताओ, ऑडिट क्या है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना होता है ना। अच्छा देखो, 31 मार्च तक ऑडिटर ने कहा बिल्कुल ठीक चल रहा है क्लाइंट के यहां पर। बेटा 4 अप्रैल को लेट सपोज बेटा फायर हुई और पूरी ऑर्गेनाइजेशन जल के राख होगी, बंद होगी, और सारे बंदे ऑडिटर को कह रहे तू तो कह रहा था ऑर्गेनाइजेशन बहुत ठीक है, ये तो बंद हो गई। ऑडिटर कह रहा है भाई मैंने तो जो हो चुका उसके बारे में बताया, फ्यूचर के बारे में मैं कैसे बता सकता हूं? मैं कोई बाबा बंगाली थोड़ा ना हूं। समझ रहे हो ना भाई? मैं तो जो हो चुका उसके बेसिस पे बता रहा हूं। मेरे दिए हुए ओपिनियन को गारंटी मत मान लेना। ये क्वेश्चन आता है 1 मार्कर का कि ऑडिटर ने बोला है, सीए ने बोला है, बात तो सही है, तो वो कह रहा है हाँ बात सही है, जो उसको लगा उसने वो बता दिया, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा वो नहीं बता सकता। ये देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं an auditor cannot provide a guarantee that financial statement are free from misstatement due to fraud or error। ऑडिटर तो जो दिखा वो बता दिया। फ्यूचर इवेंट और कंडीशन में अफेक्ट द एंटिटी एडवर्सली। भाई फ्यूचर में होने वाली घटनाएं, हालात क्या कर सकते हैं? एंटिटी को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है द बिजनेस में सीज टू एग्जिस्ट इन फ्यूचर ड्यू टू क्यों? चेंज इन द मार्केट कंडीशंस, चेंज इन द। अच्छा एक बात बताओ, एमरजेंस ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट और ड्यू टू ऑनसेट। अच्छा मार्केट के हालात बदल गए, मैं आपको बताता हूं, मैंने आपके साथ पहले भी बात करी है, जब से ये लेंस कार्ड वगैरह आए हैं तो जिनका ऑप्टिकल का बिजनेस था बहुत डाउन हो गया। जब से ये ऑनलाइन की एप्स आई हैं, हॉपस्कॉच, फर्स्ट क्राई, अगर आपने सुना हो, तो बच्चों के जो कपड़ों वाले का काम था वो भी बहुत कम हो गया। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यस और नो? तो यही सब चीजें, मार्केट के हालात चेंज हो। भाई अब क्या होगा फ्यूचर में हमें क्या बता, हमने तो जो हो चुका उसके बेसिस पे जो हिसाब बना हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं, हम कोई गारंटी वारंटी नहीं दे रहे। पॉइंट समझ आ गया आपको? कुछ एडवर्स इफेक्ट आ गए, न्यू बिजनेस मॉडल्स आ गए। अब बताओ, मैं आपको एक बात बताता हूं, लॉकडाउन से पहले का माहौल अलग था, अब अलग है। लॉकडाउन से पहले बच्चा जो है वो क्या कहता था कि भाई ऑफलाइन पढ़ाई करेंगे, अब बच्चा क्या कहता है ऑफलाइन भी कर लेंगे, ऑनलाइन भी करेंगे, क्लास मिस होगी देख लेंगे। बिजनेस मॉडल चेंज हो गया है, पहले ऑफलाइन ही पढ़ाते थे, सोचते भी नहीं थे। अच्छा एक बात बताओ, 15 साल पुरानी अगर 10 साल 12 साल पुरानी अगर आपको बात बताऊं ना, आप अपने पेरेंट्स को बोलते थे ना पापा ऑनलाइन ना टीवी मंगवा लेते हैं, पिताजी बताओ क्या कहते थे, चुप कर फ्रॉड हो जाएगा, चल दुकान पे, आपको पकड़ के लेके जाते थे, बता कौन सा टीवी पसंद है वो लेते हैं। आज क्या कहते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं। माहौल चेंज हो गया। यस और नो? ठीक है ना? तो यही बात है, लिखना जरा। फ्यूचर इवेंट और कंडीशन में अफेक्ट द एंटिटी एडवर्सली। 5th पॉइंट, फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस में अफेक्ट द एंटिटी एडवर्सली। और इतने एडवर्सली हो सकते हैं, डाउनवर्ड एरो बना के लिखो, द बिजनेस में सीज टू एग्जिस्ट इन फ्यूचर। बोलो जी बोलो, पॉइंट समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? अच्छा, और ये लाइन जरूर लिखना, एन ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड
गारंटी। जो ऑडिटर है वो कोई गारंटी नहीं दे रहा, किस बात की? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर्स। ऑडिटर कोई गारंटी वारंटी नहीं दे रहा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री होगी फ्रॉम द फाइनेंशियल मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्यों नहीं? बताओ ऑडिटर क्यों नहीं गारंटी दे पाता होगा? इसका रीजन पूछेंगे, करेक्ट इनकरेक्ट अगर आए तो ये पूछा जाता है कि ऑडिटर ने क्या गारंटी दे दी है, तो आप क्या कहोगे? ऑडिटर की ये कोई गारंटी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। क्यों ऑडिटर ये गारंटी क्यों नहीं दे पाता? ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ये एग्जामिनर का क्वेश्चन है, फेवरेट। अभी मैं नीचे नोट में लिखवा दूंगा आपको, उसमें तो वैसे कभी नहीं हुए। बोलो, बातें समझ आ रही है यहां तक कि आपको? हाँ जी, बातें समझ आ रही है आपको यहां तक की? लिखना। एक नीचे नोट लिखना, ये करेक्ट इनकरेक्ट या एमसीक्यू में पूछ पाते हैं, लिखो जरा। ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड, auditor does not provide guarantee about the future viability वाइबल है या नहीं, प्रॉफिटेबल होगी या नहीं, वायबिलिटी। Auditor does not provide guarantee about the future viability of the client organization due to inherent limitation of an audit. Due to inherent limitation of an audit. चलो, अब आप सबको दौड़ दौड़ कर गली नंबर 15 पर आ जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। या तो ये इस अटेम्प्ट में जो आप अभी होगा उसमें आ जाएगा, नहीं तो उसके अगले अटेम्प्ट में आ जाएगा ये क्वेश्चन, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। आप देख लेना, अगर इस अटेम्प्ट में नहीं आया तो आपके अटेम्प्ट में आएगा, और अगर इसमें आ गया तो फिर भी आपके में दोबारा आने के चांसेस हैं। मतलब तुम्हारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं। देखो, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा, ऐसा ऑडिटर भी कह रहा है अभी लास्ट नोट में, और ऐसा मैं भी कह रहा हूं, आएगा जरूर। जरा सुनना, आपको ना एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, पहले एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, तो आपको बातें भी समझ आ जाएगी, कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। लेट सपोज ये मिस्टर ए हैं, इन्हें क्या कहते हैं, एक कार खरीदनी है, या कार छोड़ो, चलो एक बिल्डिंग खरीदनी है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? और ये जो है ये ओनर ऑफ बिल्डिंग है। लेकिन मिस्टर ए को बिल्डिंग को लेकर डाउट है, यार क्या ये बिल्डिंग सही भी बनी हुई है या नहीं बनी हुई। तो इन्होंने एक इंजीनियर को बुलाया और कहा, यार तेरा क्या ओपिनियन है इस बिल्डिंग के सिविल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो बताओ बेटा, इसने इसको ओपिनियन दिया कि बिल्डिंग बिल्कुल सही बनी हुई है, बिल्डिंग बिल्कुल ठीक बनी हुई है, क्योंकि मैंने कुछ हमारे रूल्स होते हैं, वो सबसे इसको कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उन सब के बेसिस पर मैंने जज करा और मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है बिल्डिंग ले लो। बताओ बेटा, इसने ये डिसीजन ली कि ठीक है मैं बिल्डिंग ले लेता हूँ।
पॉइंट समझ आ गया आपको? यहां पर अब मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करने जा रहा हूं, अब ध्यान देना यार। इसने ए ने बिल्डिंग खरीदने के लिए कब रेडी हुआ? किसका ओपिनियन जानने के बाद? अगर इंजीनियर कहता बेकार है तो ये समझ गया आप बात? तो जरा सुनना, कोई भी ओपिनियन वाला कोई काम होता है, कोई भी जो ओपिनियन वाले काम होते हैं, कोई भी जो उन्हें मैं कहता हूं एश्योरेंस एंगेजमेंट। ऑडिट भी ओपिनियन देने वाला काम ही है, समझ आ रहा है आपको? लेकिन मैं तो कह रहा हूं कोई भी ओपिनियन देने वाला काम है। लेट सपोज यार मान लेते हैं आपके घर में एक फंक्शन है, आपने फंक्शन करना है, तो आप बैंकेट हॉल की सर्च कर रहे हैं। तो आपने क्या करा, आपको एक बैंकेट पसंद आया, ठीक है ना, और आप कह रहे हैं यार बैंकेट ये वाला बुक करूं या नहीं। आपका एक कजन है, उसने होटल मैनेजमेंट कर रखी है, आपने उसको बुलाया, यार एक बार देख जरा बैंकेट ठीक है या नहीं। तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, फिर आपने कहा बुकिंग कर देते हैं। समझ आ रहा है आपको? आपको जिसने होटल मैनेजमेंट कर रखी थी, पॉइंट समझ आ रहा है, आपने उसके ओपिनियन के बेसिस पे कहा ठीक है बुकिंग कर देते हैं। अगर वो यहाँ पर ये कहता कि भाई यार खाना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए, फिर ये क्या कहता? नहीं कर रहे। तो कोई भी ओपिनियन वाले काम होते हैं उन्हें मैं कहता हूं एश्योरेंस एंगेजमेंट। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो जरा सुनना, अब आपको पॉइंट समझ आना स्टार्ट होगा। अभी नोट कोई भी नहीं करेगा। दो वर्ड है, एश्योरेंस। एश्योरेंस मतलब ओपिनियन देना, और एंगेजमेंट वर्ड का मतलब होता है कोई काम करना। ये देखो एंगेजमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, जरा सुनना। एंगेजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू, मतलब कुछ करने को कहते हैं। आप बिजी है ना, आप एंगेज हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? कई बार आपने सुना होगा यार मैं तो ऑलरेडी एंगेज हूं। पॉइंट सुना है कभी? मतलब बिजी है, ठीक है ना। तो एंगेजमेंट वर्ड का मतलब भी आपको पता ही है कि ज्यादा ही पता है इधर, और मेरे को माइंड में कुछ और भी आ रही हैं बातें। चलो, एंगेजमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी काम करना। और एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब ओपिनियन देने वाला काम करना। और ओपिनियन देने वाले काम में तीन पार्टी होती है, एक वो जिसको ओपिनियन चाहिए, एक वो जिसको ओपिनियन चाहिए, समझ आ रहा है, क्योंकि वो ओपिनियन लेने के बाद ही डिसीजन लेगा, और एक वो जिससे ओपिनियन चाहिए, और एक वो जिसकी वो चीज है। सुनना जरा क्या कह रहे हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट, मतलब एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब वो वाला काम इन विच प्रैक्टिशनर मतलब वो एक्सपर्ट क्या देता है, एक्सप्रेस करता है आ कंक्लूजन, जिसकी वजह से, और वो कुछ कंक्लूजन इस तरीके से बताता है जिसकी वजह से डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। किसका? इंटेंडेड यूजर का। अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, अदर देन कौन? ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, ये इंटेंडेड यूजर होता है, और ये प्रैक्टिशनर होता है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो देखो प्रैक्टिशनर शब्द बहुत वाइडर है एज कंपेयर टू ऑडिटर। ऑडिट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ऑडिट एक सिर्फ क्या है, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये देखो पहले पेज पे ना एक दो लाइनें थी, तब मैं आपको पढ़ा नहीं पाया था, मिसलीड वाले के जस्ट नीचे ही। ऑडिटिंग प्रोवाइड्स एश्योरेंस, यानी ऑडिट में क्या दिया जाता है? एश्योरेंस मतलब ओपिनियन। पॉइंट समझ रहे हैं आप? 1.2 पर ये लाइन थी। और बताओ बेटा, अब यहां पर जरा सुनो, ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो तो देखो क्या है। ये है इन्वेस्टर या यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर के ओपिनियन के बेसिस पर ही ये बताता है कि भैया मैं क्लाइंट में इन्वेस्ट करूंगा या नहीं करूंगा। तो ऑडिटर क्या करता है, अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अकाउंट्स के रूल्स के हिसाब से जो उनकी मैनेजमेंट ने क्या बनाए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, उसे वो चेक कर कर इसको अपना ओपिनियन देता है, और ये इन्वेस्टर वो यूजर अकॉर्डिंगली अपनी क्या लेता है, डिसीजन। तो ऑडिटिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ
एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट इज अ वाइडर टर्म। तो जो बंदे एक्सपर्ट्स हैं, जो ओपिनियन देते हैं, जो बंदे एक्सपर्ट्स हैं, जो बंदे ओपिनियन देते हैं, उन्हें मैं प्रैक्टिशनर कहता हूं, और ऑडिटर इज जस्ट अ पार्ट इन प्रैक्टिशनर। समझ आ रहा है आपको? देखो आपको थोड़ी सी बातें और समझ आएंगी। थोड़ी सी बातें और समझ आएगी। ये देखो, इट मीन्स दैट प्रैक्टिशनर गिव्स एन ओपिनियन about specific information due to which user of information are able to make the confident decision knowing well that chance of information being incorrect अब क्या हो गए हैं, कम, क्योंकि एक्सपर्ट ने बोल दिया तो वो बात सही होगी। देखो अब इसके अंदर जरा सुनना, कितनी पार्टी रिलेशनशिप है इसमें? कितनी पार्टी होती है? 3। एक कौन होता है? प्रैक्टिशनर, जो क्या देता है? ओपिनियन। एक कौन होता है? जिसको वो ओपिनियन चाहिए, ठीक है। और एक कौन होता है? जैसे हमारे केस में, ऑडिट के केस में रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है मैनेजमेंट, वो अकाउंट्स बनाती है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, ठीक है ना। यानी रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सी होती है? पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अच्छा तो बताओ, इस पर आपको किसी मैटर पर क्या चाहिए होता है? ओपिनियन। और उस मैटर पर ओपिनियन देने के लिए कुछ क्राइटेरियाज बने होते हैं, जैसे AS स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है ना। यानी इसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं, और उन क्राइटेरिया से रिलेटेड वो सबूत इकट्ठा करता है प्रैक्टिशनर, और फिर बाद में क्या इशू कर देता है? रिपोर्ट। रिपोर्ट इशू करेगा, सर्टिफिकेट? रिपोर्ट, क्योंकि ओपिनियन देना है ना, सर्टिफिकेट थोड़ा ना देना है। क्या आपको समझ आ रहा है? इसमें 3 पार्टी होती है, कोई मैटर होता है जिसको सूटेबल क्राइटेरिया के बेसिस पर इवेल्युएट कर कर, सबूत इकट्ठा कर कर वो अपनी क्या देता है? एश्योरेंस रिपोर्ट। एश्योरेंस मतलब ओपिनियन वाली रिपोर्ट। क्या आपको क्वेश्चन समझ आना स्टार्ट हुआ? हाँ जी, यस या नो? तो आ जाओ जरा। एश्योरेंस एंगेजमेंट, पहली बात, एंगेजमेंट वर्ड का मतलब लिखो। एंगेजमेंट शब्द का मतलब लिखो, एन अरेंजमेंट टू डू एंगेजमेंट का मतलब हो गया एन अरेंजमेंट टू डू, ठीक है। और एश्योरेंस वर्ड का मतलब क्या हो गया? ओपिनियन देना। तो फिर इन दोनों का मतलब क्या हो गया? ओपिनियन देने वाले काम को कहते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस वर्ड का मतलब क्या हो गया? ओपिनियन देना, ठीक है। और इनको दोनों को बंद कर कर आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ। ओपिनियन देने वाले काम को एश्योरेंस एंगेजमेंट कहा जाता है। ओपिनियन देने वाले काम को एश्योरेंस एंगेजमेंट कहा जाता है एंड है, ठीक है। चलो तो इसका फॉर्मल मीनिंग लिख लो अब। ये लिखना बेटा, एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एन एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर मतलब कोई भी चीज का जो क्या होता है? एक्सपर्ट एक्सप्रेस करता है क्या? अपना कंक्लूजन, जिसकी वजह से एनहांस हो जाता है डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ किसका? इंटेंडेड यूजर। इंटेंडेड यूजर समझ गए, जिसको ओपिनियन चाहिए। इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी का थोड़ा ना। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होगी? जो सब्जेक्ट मैटर बनाती है, जिसकी वो चीज है, बैंकेट, कार, जो बेच रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अबाउट द आउटकम ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ
मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। और बताओ बेटा वो आप अपना ओपिनियन कैसे देते हो? उस सब्जेक्ट मैटर को, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कई क्राइटेरिया के बेसिस पर इवैल्यूएट और मेजर करके। कुछ बातें समझ आनी स्टार्ट हुई हैं? हाँ जी, यस और नो? पक्का वाला? ठीक है। अब आपको एक हेडिंग बनानी चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ, अब आप सबको एक हेडिंग बनानी चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। बताओ कितने एलिमेंट्स हैं? 5। और पहला एलिमेंट का नाम लिखो, पहला एलिमेंट का नाम लिखो, बताओ कौन? थ्री पार्टी रिलेशनशिप होता है इसमें, 3 पार्टी से इन्वॉल्व होती है। पहला कौन? प्रैक्टिशनर। पहला कौन? अच्छा, दूसरा कौन? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब जिसने वो सब्जेक्ट मैटर बनाया है। थ्री पार्टी रिलेशनशिप होती है, प्रैक्टिशनर होता है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है एंड इंटेंडेड यूजर होता है। अब इसको यहाँ बुक से ही मैं मार्क कराऊंगा, मतलब बुक में ही आप देखना जरा। आपने फर्स्ट पॉइंट लिख लिया ना, अब आप पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। कह रहे हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है? 3 पार्टीज होती है। पहला, फर्स्ट पार्टी कौन होगी? प्रैक्टिशनर। देखो जरा, प्रैक्टिशनर कौन सा पर्सन होगा? इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स, आवाज में दम नहीं, हु प्रोवाइड्स, और द प्रैक्टिशनर टर्म इज ब्रॉडर देन द, प्रैक्टिशनर शब्द ऑडिटर से ब्रॉड है, क्योंकि ऑडिट तो हमेशा सिर्फ किससे रिलेटेड होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। लेकिन प्रैक्टिशनर जो होता है, प्रोवाइड एश्योरेंस नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल, वो जरूरी नहीं है। ऑलरेडी जो चीज है वो अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अदर एश्योरेंस भी होती हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। ऐसा नहीं है कि एश्योरेंस एक ही तरह की होती है, ऑडिट वाली, रीजनेबल। लिमिटेड एश्योरेंस भी होती हैं। उसके अलावा, एक मिनट रुक जाओ, इसके अलावा हमारी ना एश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं अदर देन कौन से वाले भी, जैसे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फ्यूचर मतलब फ्यूचर वाली इंफॉर्मेशन वगैरह। वो मैं सारा बात आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। लेकिन पहला आपको समझ आ गया, इसमें 3 पार्टी रिलेशनशिप होते हैं। उसमें पहला कौन होता है? प्रैक्टिशनर। और दूसरा कौन होता है? वो कौन होगी? फॉर प्रिपरेशन ऑफ। और तीसरा कौन होगा? आर द पर्सन फॉर हुम एन एश्योरेंस रिपोर्ट इज, और वो पर्सन उस रिपोर्ट को यूज करके क्या लेंगे? बोलो, बातें समझ आ गई आपको? अच्छा, दूसरा, अगर हम ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, एक सब्जेक्ट मैटर होता है, जैसे हमारे एग्जांपल यहां पर आप लिख लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट में एक सब्जेक्ट मैटर होता है, एग्जांपल के तौर पर क्या हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बताओ बेटा, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कुछ सूटेबल क्राइटेरिया होते हैं। क्या होते हैं? कुछ सूटेबल क्राइटेरिया, जिनको आप ये कहते हैं एप्लीकेबल एफआरएफ, हमारे ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज यहां पर क्या लिखे हुए हैं? कुछ बेंचमार्क्स होते हैं जिसके बेसिस पर एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर क्या करता है? इवेल्युएट करता है, मेजर करता है। उसको आप स्टैंडर्ड्स भी कह सकते हैं, गाइडेंस भी कह सकते हैं, लॉज भी कह सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन, कुछ भी कहो। इन शॉर्ट, अगर ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एप्लीकेबल एफआरएफ। क्या आपको 3 बातें समझ आ गई? बोलो यस या नो? अच्छा, फोर्थ, आपको ओपिनियन देने के लिए क्या चाहिए होंगे? आपने आज ही पढ़ा। और वो सबूत कैसे होने चाहिए? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, यानी साइन। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? साइन, साइन मतलब
सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस, सफिशिएंट मतलब वो सबूत क्वांटिटी वाइज भी सफिशिएंट हो और एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी वाइज भी समझ रहे हो आप मेरी बात? यार देखो सफिशिएंट वर्ड का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ सबूत भी आपके पास होने चाहिए और क्वालिटी ऑफ सबूत भी आपके पास होने चाहिए, यानी एविडेंस शुड बी, ये लाइन अंडरलाइन कर लो, बोथ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। तो ये आप हेडिंग्स तो सामने लिख रहे हैं ना, चलो लिख लो ना, आप अभी तक की 4 तो लिख लो ना। 3 पार्टी रिलेशनशिप वाली लिख ली थी आपने, तो बी तो लिख लो ना। दूसरा क्या होता है, एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर होता है। तीसरा क्राइटेरिया मतलब बेंचमार्क्स, है ना। फोर्थ साइन, साइन का मतलब तो आपको पता चल गया क्या। और लास्ट ऑडिटर क्या इशू करता है, ऑडिटर कह लो या प्रैक्टिशनर कह लो, एक बात का ध्यान रखना, प्रैक्टिशनर टर्म ब्रॉडर देन ऑडिटर है। फिर अगला क्या आ गया, रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट दी जाती है, और ये जो रिटर्न रिपोर्ट होती है, ये जो रिटर्न रिपोर्ट होती है, ये क्या है, अल्टीमेटली इस ऑब्जेक्ट, इस जो काम का आउटकम है, रिजल्ट है। A written assurance report is the outcome of an assurance engagement। क्या आपको बातें समझ आ गई बच्चे, पक्का वाली? ये देखो ये 5 ओवरव्यू भी बनाकर दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा चलो आज इतना ही करते हैं।